हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ कि आप लोग जो भी कोई प्रिपरेशन करें और उसमें जो है बिल्कुल सफल हों। ठीक है। न्यू ईयर मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए व्यूअर, डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स के। कल मैंने 2 पार्ट जो थे वो आपसे डिस्कस किए थे। आज मैं आपके सामने जो है पार्ट 3 लेकर के आया हूं इनकम टैक्स का, कि कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, जो पांचों हेड के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके साथ इस पार्ट 3 में डिस्कस करूंगा। चलिए व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर है आपका 91 कि सकल कुल आय जीटीआई की गणना आयकर अधिनियम की फिल द ब्लैंक की जाती है, मतलब कौन सी धारा में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, धारा 14। क्वेश्चन 92 कि एक नया व्यापार निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए दीपावली से दीपावली आधार पर लेखा रखता है, उस व्यापार के लिए गत वर्ष होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको देखिए डेट 13 है, दिवाली 2012 से, ठीक है, 31 मार्च 2013। हम सब जानते हैं कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक खत्म होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बारे में एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि एक व्यापार जो होता है, जो दिवाली से दिवाली आधार पर लेखा रखता है, उसका जो कर निर्धारण वर्ष है वो 2013-14 के लिए गत वर्ष दीपावली 2012 से 31 मार्च 2013 तक होगा। ठीक है, एक नए व्यवसाय का गत वर्ष आयकर अधिनियम के अनुसार व्यवसाय शुरू होने की तिथि से आने वाली 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो बिजनेस चाहे उसने कभी भी शुरू किया हो, लेकिन जो उसका ईयर माना जाएगा वो केवल 31 मार्च तक ही माना जाएगा। ठीक है, तो दीपावली जो 2012 की थी, लेकिन अगले साल जैसे ही 31 मार्च 2013 को वो खत्म होगा, डेट ये 31 मार्च 2013 की, तो वही आपका आंसर सही माना जाएगा। क्वेश्चन है आपका 93 कि निम्नांकित गत वर्ष के लिए कर निर्धारण वर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं और ये चंडीगढ़ में आया रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर में 2014 में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2014 से 15। ठीक है, क्योंकि आपसे कह रहा है गृह संपत्ति आय जिसके लिए गत वर्ष अप्रैल 2013 से मार्च 2014 है। ठीक है, तो गत वर्ष जिस वर्ष आय कमाई जाती है, तो जो अप्रैल से मार्च तक 12 महीने का वर्ष होता है तो कहलाता है। तो कर निर्धारण वर्ष गत वर्ष के ठीक अगले 12 महीने का वर्ष यानी कि अप्रैल से मार्च तक का होता है। तो गत वर्ष 2013-14 के लिए कर निर्धारण वर्ष क्या होगा, 2014-15। क्वेश्चन 94 कि वित्तीय वर्ष 2017-18 का कर निर्धारण वर्ष क्या होगा, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, 2018-19। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस ईयर का फर्क है आपका। क्वेश्चन 95 कि करदाता के आयकर निर्धारण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखा है एग्जाम में वो सही नहीं है, ये मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है 2017 में। पहली बात तो आयकर निर्धारण में करदाता को 2 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो करदाता को आयकर अधिनियम 1961 और दूसरा वित्त अधिनियम संबंधित कर निर्धारण वर्ष का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो कर निर्धारण के लिए इन दोनों अधिनियमों को ध्यान में रखकर ही किसी भी करदाता के किसी भी कर निर्धारण वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है। और अधिनियम पारित हुआ 1961 में तथा 1962 में लागू हुआ था। ठीक है, तो इसलिए जो ये विकल्प बी है इसका वो गलत है और आयोग ने इस प्रश्न को जो था वो मूल्यांकन से हटा दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 96 कि सेवानिवृत्ति पर प्राप्त मासिक पेंशन जो है वो होती है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिल्कुल जो होगी वो टैक्सेबल इनकम अंडर सैलरी ही होती है। क्वेश्चन है आपका 97 कि निम्नलिखित में से कौन सा आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर शीर्षक नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है, आप सही समझे, प्रतिभूतियों पर ब्याज, ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 98 कि एक करदाता स्वयं के स्वामित्व वाले मकान में रहता है जिसका मूल्य 50 लाख रुपए और उचित किराया जो है वो 1 लाख रुपए और वार्षिक मूल्य वो आयकर के उद्देश्य से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही है, 0, क्योंकि करदाता यदि 2 भवनों का मालिक है तो उसे एक भवन को स्वयं के उपयोग के लिए या रहने के लिए माना जाएगा, तो उसे तो टैक्स फ्री किया जाएगा, लेकिन जो दूसरा भवन है, दूसरी बिल्डिंग है, उसकी जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाएगी और वो जो टैक्सेबल है वो होगा। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न में एक ही घर है, ठीक है, और वो भी मालिक के द्वारा रहने के प्रयोग में लाया जा रहा है, अतः उस मकान की जो ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी वो बिल्कुल 0 होगी। अब 2 भवन तक की जो छूट है वो प्राप्त होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 99 की आयकर विधान में आय के शीर्षकों का सही क्रम क्या है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि सबसे पहले आपका होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर होता है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फिर होता है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और लास्ट होता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 100 कि आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आय कर योग्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है कि म्यूचुअल फंडों की गतिविधियों से प्राप्त आय जो है वो कर योग्य नहीं है। क्वेश्चन 101 कि निम्नलिखित में से कौन सा आय के एक शीर्षक के रूप में आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि इनकम फ्रॉम फॉरेन अर्निंग्स, विदेशों से विदेशी आय से आय। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 102 कि कर देयता निर्धारित करने को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कि असेसमेंट या कर निर्धारण। क्वेश्चन 103 यदि मिस्टर एक्स 14,000 रुपए लॉटरी की जीत से राशि प्राप्त करते हैं तब उनकी जीत की सकल आय क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 20,000 रुपए। तो ये आप जानते हो कि यदि मिस्टर एक्स को 14,000 रुपए लॉटरी से जीत पर मिले हों तो यह बिल्कुल क्लियर है कि इस पर 30% जो है वो टीडीएस लगेगा और एक्स को दिया गया होगा। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपए के ऊपर 30% का टीडीएस काटा जाता है। तो जो उनकी ग्रॉस इनकम होगी वो होगी 14,000 इंटू 100/70। तो सॉल्व करेंगे तो आपका 20,000 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 के आयकर अधिनियम के अनुसार पारिवारिक पेंशन की आय किस शीर्षक में शामिल की जाती है। ठीक है, पारिवारिक आय जो हो गई आपकी फैमिली पेंशन हो गई, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, अन्य साधनों से आए। ठीक है, क्वेश्चन 105 की कौन सा अप्रत्यक्ष कर है जो नीचे आपको दिए गए हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स जो होता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये आप सभी जानते हैं। तो सेल्स टैक्स जो है तो वो आपका इसमें इनडायरेक्ट टैक्स होगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं आप जानते हो कि जिनका प्रभाव ये जो है आपकी आय किसी और व्यक्ति पर हस्तांतरित करते हैं। यह उन्हें ही भुगतान करना होता है जिनके ऊपर यह लगा रखा हो, यह जरूरी नहीं होता। तो यह चरणबद्ध तरीके से दूसरों पर टाला जा सकता है और इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। ठीक है, जो सेल्स टैक्स है वो भी एक अप्रत्यक्ष कर है, तो विक्रय के चरणों के हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन 106 है कि ग्रेजुटी आय के किस स्रोत के अंतर्गत कर योग्य है। ठीक है,
ग्रेजुटी आपने पढ़ा है सैलरी के चैप्टर में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सैलरी। क्वेश्चन 107 कि आपदा के संबंध में क्षतिपूर्ति यानी कि कंपनसेशन के लिए आय में कितने प्रतिशत कर से देयता छूट प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, पूरी 100%। ठीक है। क्वेश्चन 108 कि कर प्रावधानों में धारा 37(1) के अंतर्गत कटौती की जो अनुमति है वो उन व्ययों के लिए दी जाती है जो है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, रेवेन्यू। ठीक है, राजस्व। ये आपका एनटीए नेट में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 109 के पूंजीगत लाभ खाता योजना यानी जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, तो उसमें अप्रयुक्त राशि जिसके लिए धारा 54 के अंतर्गत छूट का दावा किया गया है, तो उसको दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा यदि, ये भी देखिए एनटीए नेट में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर जून 2019 में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट है कि अंतरण की तारीख से 3 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, 3 years have been expired from the date of transfer। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 110 कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54(f) के अंतर्गत कर मुक्ति स्वीकृत नहीं होगी यदि हस्तांतरण के दिन करदाता के पास, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि एक से अधिक आवासीय भवन हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 111 कि व्यापार में प्रयुक्त मशीनरी के विक्रय से प्राप्त आय को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। व्यापार में प्रयुक्त मशीनरी के अगर सेल से प्राप्त इनकम जो भी होती है तो उसको हम जो है अल्पकालीन पूंजी लाभ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 112 किसी व्यक्ति द्वारा अधिभार यानी कि सरचार्ज देय होता है जब कुल आय निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है? देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, 1 करोड़ रुपए। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 113 ये आपको टर्म्स जो है वो मैचिंग करनी है। देखिए आपके सामने है कि कौन सी किस सेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपका मैचिंग होगा कि एक व्यक्ति की जो निवासीय स्थिति जो होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है, तो वो सही है आपकी धारा 6। ठीक है, और उसमें बी है आपका कृषि आय एग्रीकल्चर इनकम, तो वो संबंधित होती है धारा 10(1) के हिसाब से। और जो आपका मकान किराया भत्ता होता है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, तो वो आपका संबंधित होता है धारा 10(13)(a) से संबंधित। और लास्ट है आपका ग्रेजुटी, तो ग्रेजुटी की भी जो सेक्शन है वो धारा 10(1) होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, धारा वो 10(10) होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेजुटी की जो है वो धारा 10 और 10 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 ये भी आपको लिस्ट मैचिंग करनी है। ठीक है, चलिए इसको भी हम सीधा आंसर पर डिस्कस करते हैं। ये आपको दे रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। ये भी नेट में आया हुआ एग्जाम है। देखिए कैसे कि जो आपका हाउस रेंट अलाउंस है वो है आपका अंशतः कर योग्य भत्ता से रिलेटेड। ठीक है, और आपकी जो आकस्मिक आय है यानी कि जो कैजुअल इनकम होती है वो है आपकी कर योग्य आय से संबंधित। जो प्रतिभूतियों पर ब्याज के लिए संग्रहण है वो है आपकी आय से एक कटौती। और जो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है वो कर अधिकारियों द्वारा उठाया गया कदम होता है। ठीक है व्यूअर्स, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, देखिए सामने स्क्रीन पे आपको मैं पूरा आंसर कर देता हूं, नजर आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी और क्वेश्चंस है मेरे पास इसके, तो आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस
करेंगे। थैंक यू व्यूवर्स।